सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमरीकी इंपोर्ट्स पर टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस में ब्लड बाथ जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के 2 दिनों में यूएस स्टॉक्स की कीमत में 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की कमी हुई है, जिसके बाद आज एशियन मार्केट्स क्रैश कर गई हैं। हांगकांग में 10%, टोक्यो में 8% और ताइपे में 9% कमी रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी इसकी लहर से अपने आप को महफूज नहीं रख सकी और तकरीबन 2.5% नीचे आई है। इसके अलावा जो ऑयल की प्राइसेस हैं मार्केट्स में, उसमें भी डिक्लाइन हमें दिख रहा है। चीन की तरफ से जवाबी टैरिफ आयद करने के बाद अब जो ट्रेड वॉर है वो मज़ीद तेज़ हो गई है। दूसरी जानब दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो वर्ल्ड रिसेशन के खदशात जाहिर कर रहे हैं। अमेरिका के बड़े शहरों में अमरीकी सदर के इक़दामात के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं, लेकिन सदर ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कभी कभार आपको कुछ फिक्स करने के लिए दवाई लेना पड़ती है। सदर ट्रंप के मुताबिक जो एशियन और यूरोपीय ममालिक हैं वो अमेरिका के साथ डील करने के लिए मरे जा रहे हैं। क्या ट्रंप टैरिफ का मकसद डील करना है या अमेरिकी मईशत को रीस्ट्रक्चर करना? इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? ऐसे वक्त में जब हुकूमत ने बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया है, क्या ये रिलीफ पाकिस्तानी एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले असरात को ऑफसेट कर सकता है? देखना यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। तो ये ज़रा सूरत हाल है जिस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद होंगे फवाद अनवर साहब, चेयरमैन हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, और डॉक्टर खाकान नजीब साहब इकोनॉमिस्ट हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आई विल स्टार्ट विद यू डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा, ये जो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं डिक्लाइन आ रहा है, ऑयल प्राइसेस जो है वो डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, ओवरऑल एक मंदी का रुझान हमें दिख रहा है। क्या ये जो इस वक्त जो ट्रंप का जो टैरिफ है, ट्रंप का टैरिफ जो है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है? ये एडजस्टमेंट्स हैं या आर वी हेडिंग टुवर्ड्स रिसेशन? मार्केट्स जो इस वक्त बिहेव कर रही हैं आदिल, वो तो एक अनसर्टेनिटी की फिजा में बिहेव कर रही हैं। फ्राइडे को भी जो मार्केट्स थी, यूएस की मार्केट हाईली नेगेटिव थी, यूरोप भी नेगेटिव था, आज आपने एशिया का भी जिक्र कर दिया। सो मार्केट्स तो रैटल हो गई हैं इस चीज़ से कि एक अनसर्टेनिटी की जो फिजा है उसने ग्रिप कर लिया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो ऑड्स ऑफ रिसेशन है वो इस वक्त 56% है क्यूमुलेटिवली ऑन द यूएस। जितने भी इस वक्त थिंक टैंक्स और बैंक्स जिन्होंने ये चीज़ दी है। फिर ग्लोबली चूँकि JP Morgan ने 60% का है जी, not only the investor but the governments globally are trying to figure out कि इसको रिस्पॉन्ड किस तरह करना है। रेकन्स वे में टैरिफ्स को रेसिप्रोकेट करके नीचे लाना है, जो कुछ ममालिक कर रहे हैं। वियतनाम, कंबोडिया, अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं वो इस तरफ मूव कर रहे हैं। कुछ ममालिक रिटेलिएटरी टैरिफ्स में जा रहे हैं। दैट्स वन थिंग, वन वे टू डू इट। सो दैट ऑल्सो कीप्स द अनसर्टनिटी देयर। फिर जो अर्निंग्स हैं वो एक हिट लेगी, मतलब अर्निंग, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ने हिट लेनी है, रिसेशन को अगर निकाल भी दें तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ओवरऑल स्लो हो जाएगी। ये अगर हम एक एग्जोजेनस शॉक जिसको लें कि एक ट्रेड शॉक लगा है ग्लोबल इकोनॉमी को, और एक अब फाइनेंशियल शॉक लगेगा जो कि मार्केट्स की डिसरप्शन की वजह से आएगा। इन दोनों शॉक्स को मॉडल करें तो अगर 1% ग्रोथ ग्लोबल कम होती है तो ऑब्वियसली ग्लोबल डिमांड टूट जाएगी। अगर ग्लोबल डिमांड टूट जाएगी तो ट्रेड के वॉल्यूम्स नीचे चले जाएंगे, तो मुल्कों की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हर्ट होंगी। ये एक ओवरऑल सिनारियो है जिसके बैकड्रॉप में मार्केट्स जो हैं ऑब्वियसली एक जिसे कहेंगे कई मार्केट्स जो हैं वो तो बेयर टेरिटरी में चली गई हैं। जापान और नास्डैक, ये 2 मार्केट्स हैं। नास्डैक जो कि टेक हेवी है, ये तो चली गई हैं बेयर टेरिटरी में 20% की करेक्शन में। बाकी जो है इस वक्त जो करेक्ट हुई हैं 10% प्लस, सो दे आर सीइंग अ करेक्शन इस वक्त तक। अब कोई ट्रिगर इस चीज़ को करेगा क्या? 9 अप्रैल को क्या होता है? क्या टैरिफ का इजरा सब जगह हो जाता है या कोई रेकन्सिलिएटरी टोन जो है वो आती है? हम कुछ टैरिफ्स देखते हैं कई ममालिक में जो 10%। आई थिंक आपके कुछ सिग्नल्स का भी इशू आ गया। अब मैं फवाद साहब आपकी तरफ आता हूँ। मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में एक तो पाकिस्तान के लिए इस पर अपॉर्चुनिटीज़ या चैलेंजेस क्या हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, ज़रा आप मुझे बताइएगा।
क्योंकि टेक्सटाइल का एक मैसिव नंबर होता है हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर यूएस के लिए। तो एक तो आप ये मुझे बताइएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको क्या लगता है अमेरिका क्या ऐसा जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए कर रहा है, या किस वजह से ये एडजस्टमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं? वी हैव टू सी कि हम क्या चीज़, अब इस ट्रेड डेफिसिट को जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया है दैट इज़ बेस्ड ऑन ट्रेड डेफिसिट नॉट ऑन टैरिफ्स। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम इस ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम कर सकते हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया। अब हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यूएस चाह क्या रहा है। क्या यूएस मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है? मे बी फॉर हाई टेक इंडस्ट्री दे माइट गेट सम मैन्युफैक्चरिंग डन इन यूएस, लेकिन आप टेक्सटाइल्स की, फुटवेयर की या स्पोर्ट्स की या इन चीज़ों की बात करते हैं जो बहुत लेबर इंटेंसिव है, तो वो यूएस की आवाम जो है वो ये काम नहीं कर सकती, ना ही उस प्राइस पे कर सकती है, क्योंकि यू नीड चीप लेबर फॉर दैट, एंड फॉर दैट यू नीड चीपर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरह पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, कंबोडिया है। रिलेटिव टू अदर कंट्रीज हमारा जो ट्रेड गैप है वो बहुत कम है। अब लेकिन हम वहाँ से मंगवा के आ सकते हैं। हम वहाँ से कॉटन ले सकते हैं, हम वहाँ से सोयाबीन ले सकते हैं, कुछ ऑयल प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और कुछ हैवी मशीनरीज ले सकते हैं। अभी अगर व्हाट गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड, और गवर्नमेंट ने उस पर बड़ी तेज़ी से काम किया इन द लास्ट 4 to 5 days एंड दे हैव बीन एबल टू मेक अ पेपर आउट ऑफ इट। और हमारी टीम इंशाल्लाह, पाकिस्तान गवर्नमेंट की टीम जो है वो कल या परसों रवाना हो जाएगी टू सिट ऑन टेबल एंड नेगोशिएट। As far as I believe this is more of a negotiating thing with the rest of the world, और शायद चाइना पे ये जो ड्यूटीज़ हैं वो रहने देंगे, क्योंकि चाइना से एक अलग उनकी ट्रेड वॉर चल रही है। हमारे पास 51 आइटम्स आती हैं यूएस से, एंड वी हैव टू सी कि उसकी ड्यूटीज़ को हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी इंपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकते हैं, जैसे कॉटन है डेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, सोया है बढ़ा सकते हैं, ऑयल है हम बढ़ा सकते हैं। और थर्ड, हमें ये एस्पेक्ट देखने की ज़रूरत है कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स जो यूएस ट्रेड ने हमें बताई हुई हैं पहले से, उसको हम किस तरह से ख़त्म करके उनके जो इरिटेंट्स हैं उनको ख़त्म कर सकते हैं। फॉर मी आई बिलीव शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किलात आनी है, पूरी दुनिया को आनी है, पाकिस्तान को भी आनी है, लेकिन अगर हम सही निगोशिएट करें और जिस तरह गवर्नमेंट ने तैयारी की है, आई कॉन्ग्रेचुलेट द कॉमर्स मिनिस्ट्री फॉर दैट, जिस तरह से उन्होंने इस पर काम किया है, आई थिंक देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। और अगर हमने इसको सही बिठा दिया तो रिलेटिव टू अदर कंट्रीज एंड स्पेशली रिलेटिव टू चाइना, पाकिस्तान कैन बी अ बिग बेनिफिशियरी आउट ऑफ दिस। सो यू सी दिस डिप फॉर द टाइम बीइंग, ये एक शॉर्ट वाइल के लिए है, और आप कह रहे हैं अगर हमने इसको अच्छा प्लान कर लिया तो वी कैन हैव एन एडवांटेज आउट ऑफ इट। मुझे ज़रा ये बताएं कि आप तो ज़ाहिर खुद आपका टेक्सटाइल सेक्टर से ताल्लुक़ है, आप चेयरमैन भी हैं उसके, तो ये बताइएगा क्या ओवरऑल भी हमारी एक्सपोर्ट्स पे डिक्लाइन आएगा इसका यूएस के लिए? एक तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिएगा इस दौरान जब ये क्राइसिस रहेगा, और हम जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ जिसका आप जिक्र करते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या? सर देखें, शॉर्ट टर्म में तो क्राइसिस आएगा और शॉर्ट टर्म में हमारी डिप भी आएगी, एंड उस डिप को गवर्नमेंट विल हैव टू manage it with the private sector. State Bank might have to jump in for a short-term cash crunch, क्योंकि cash flow issues सबको आएंगे, क्योंकि जो भी supply chain में goods हैं वो export नहीं हो रहेंगे। Already काफ़ी buyers ने और retailers ने exports को halt करना शुरू कर दिया है, and some have even started asking for a discount. तो ये तो short-term phenomena है, because everybody is getting a थोड़ा सा knee-jerk reaction आ रहा है, because वहाँ का रिटेलर्स को समझ नहीं आ रही कि किस तरह से रिएक्ट करें। 29% पाकिस्तान पे, 26% इंडिया पे, 44% ऑन वियतनाम, 49% ऑन कंबोडिया। ये परसेंटेजेस प्राइस इंक्रीज नहीं दे सकते यूएस कंज्यूमर्स। यूएस कंज्यूमर इज वेरी सेंसिटिव टू प्राइस। तो बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर द सप्लाई चेन के आप इनकी प्राइसेस कम करें, जो हमारे पास भी गुंजाइश नहीं है कि वो करा जाए। सो व्हाट विल हैपन, द सेल्स विल हॉल्ट फॉर अ वाइल, और सेल्स बिल्कुल गिर जाएंगी। And how fast this negotiation happens, there is a lot of pressure on the Trump administration. There is a lot of pressure on Trump himself कि इसको किसी तरह से वो किया जाए, क्योंकि इकोनॉमी को बंद नहीं किया जा सकता है। अभी तो you met with the American ambassador also. So what was your impression? आप क्या, how do you analyze this? सर नहीं, अमेरिकन एम्बेसडर तो अभी कोई है नहीं। वी हैव बीन टॉकिंग टू द अमेरिकन काउंसिल ऑफिसेस इन कराची एंड लाहौर, एंड they are waiting for our proposals.
They are very tight-lipped about things because, of course, America has a strategy to how to deal with this. We cannot, of course, disclose our strategies as well because we don't want other countries के उस पे उनको break मिल जाए. तो I believe कि this is something which is just depends on how well we negotiate while sitting on the table. So there is a space for. ये मुज़ाकरात होने हैं जिसके लिए हमारी टीम जा रही है. शॉर्ट टर्म में देयर विल बी एन इशू, बट लॉन्ग टर्म में देयर वुड बी अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स शिफ्टिंग फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया विल डेफिनेटली बी अ बेनिफिशियरी. इंडिया के पास मसल भी है. इंडियन गवर्नमेंट इज रेडी टू हेल्प द इंडस्ट्रीज एज वेल. बदकिस्मती से हमारे पास एज अ कंट्री वी डोंट हैव एंड वी डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल. बट अगर बिजनेस थोड़ा भी चाइना से हो जाता है, लेट्स से चाइना का 10% बिजनेस भी आ जाता है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है वो. सो आई डू बिलीव लॉन्ग टर्म में हमें थोड़ा सफ़र ज़रूर करना पड़ेगा अभी, लेकिन आगे चल के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो बात कर रहे हैं फवाद साहब के शॉर्ट टाइम में हमें थोड़ा सा क्राइसिस देखना, हमें क्या पूरी दुनिया को देखना पड़ेगा, लेकिन हमें भी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें अपनी तो देखना पड़ेगा. तो उसमें तो हमें तो वैसे ही फॉरेन करेंसी का, रिजर्व्स का, एक्सचेंज का प्रॉब्लम रहता है. तो हमारे जो ये शॉर्ट टाइम में अगर चलता है मसला, तो हमें इस चैलेंज को हम कैसे एड्रेस कर सकेंगे इंटरनली? देखिए, जितनी क्विकली आप निगोशिएट करेंगे, जैसे मैं पहले कह रहा था कि देयर आर 50 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द यूएस इस वक्त उनके साथ निगोशिएशन में है. आई एम रियली होपिंग कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज 50 कंट्रीज. उसके बाद क्या हमने वो पर्चा बनाया है जिसमें हम क्या टैरिफ रैशनलाइज करना चाहते हैं, उसकी क्या क्या गुंजाइश है. मतलब कॉटन में क्या है, इसी तरह स्टील में क्या है, इक्विपमेंट में क्या है, एयरक्राफ्ट में क्या है, सोयाबीन मंगवा सकते हैं. सो डिपेंड्स के हाउ गुड वी आर एट द निगोशिएटिंग टेबल. मस्ट बी कि हमने वो सारा काम कर लिया होगा. फिर जो जो नॉन टैरिफ बैरियर्स का जिक्र भी हुआ, उस पर बहुत काम होने वाला है. बट दैट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू. कस्टम्स, री रेगुलेशन, वो सारा काम हम कितनी क्विकली कर सकते हैं. एंड फिर ऑब्वियसली देखिए ना, इन द एंड तो बात आके कहाँ रुकी तो यही है ना कि अगर ये आप निगोशिएट आउट कर भी लेते हैं, बट आपकी अपनी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है मुल्क की, जो डोमेस्टिक जैसे कहेंगे कम्पिटिटिवनेस है, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो हमारी फर्म्स की हो, चाहे लेबर की हो, चाहे हमारी एग्रीकल्चर की हो, आप जब तक इसको दुनिया से कंपेटिटिव नहीं करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी भी नीचे है. अगेन जो आई थिंक स्टेट ने और IMF के प्रोग्राम में होते हुए मैक्रो स्टेबिलिटी आई है, उसके जो नताइज हैं वो तो बिल्कुल क्लियर हैं. आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ईजिंग में आ गई है. आपकी जो सेकेंडली टैरिफ है वो अगर 10-11 सेंट का है तो इट्स कंपैटिबल. लार्जली आपकी लेबर कॉस्ट कम है. सो नाउ आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ ओनर्स गोज ऑन टू पाकिस्तान बिजनेसेस कि वो क्या कर सकते हैं. अब स्टेट के पास निगोशिएट करना, अच्छा ये उनका काम है. फवाद साहब इज वेरी होपफुल के जो हमारे पास प्लान है, अगर हम उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसको हमने एडवांटेज अगर लेना चाहते हैं तो जल्द अज जल्द हमें निगोशिएट करके और चीज़ों को टेबल पर लाकर करना होगा. तो ये होपफुल है. लेकिन अब ज़रा ये बताएं कि जो भी बिजली का भी ऐलान किया कीमतों का, विच इज़ अ बिग रिलीफ, लेकिन इस पर कोई इसका इम्पैक्ट होगा, नहीं होगा, क्या होगा? क्योंकि अगर इंटरनेशनल ये क्राइसिस रहता है ट्रेड टैरिफ्स का, तो पाकिस्तान फिर इस मामले में आगे कितना रिलीफ दे सकेगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन? देखिए, अगर आप रिलीफ को ब्रेक कर लेना तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि एक रिलीफ आ रहा है FPSA, जिसको आप कहते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट. तेल की कीमत तो और नीचे चली गई है. सो दैट विल कंटिन्यू. आई डोंट थिंक कि वो इतनी जल्दी तब्दील होने वाला है. OPEC ने भी प्राइसेस कम किए हैं, दुनिया में भी प्राइसेस कम हुई है. नंबर 1. नंबर 2, वो एडजस्टमेंट आ रही है जो कैप्टिव यानी कि जो पावर प्लांट्स पे लगा है 719 रुपीज़, वो भी कंटिन्यू कर जाएगा, वो भी नीचे नहीं आएगा. नंबर 3 आ रही है कहाँ से? वो जो PDL 10 रुपये हमने बढ़ाया है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस नीचे ही रहेंगी, आपके पास तो ज़्यादा गुंजाइश आ जाएगी वहाँ पे, तो वो भी वहीं पे रहेगा. ये 3 तो आई थिंक चलेंगे. अब क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट जो है वो अगले साल जब 1 जुलाई नया फिस्कल शुरू होता है, क्या आती है उसमें रतो बदल प्लस IPPs के पास थ्रूज क्या आते हैं. बट मैं ये बार बार कहता हूँ आदिल कि ये जो रिलीफ है ये लार्जली एक मैक्रो स्टेबिलिटी की वजह से हमारा रुपया स्टेबल रहा है, तो ये आप पास ऑन करने के काबिल हुए हैं. एक बात बिल्कुल क्लियर है कि इसका कतई तौर पे मतलब नहीं है कि आपने एनर्जी सेक्टर की जो एफिशिएंसीज हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है, जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स को ठीक करना है, जो कैरिंग कैपेसिटी ट्रांसमिशन की ठीक करनी है, जो आपने पॉलिसी साजी के सारे अमल को ठीक करना है. जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान नीड्स अ सीरियस
एनर्जी मिनिस्ट्री जिसके अंदर एनर्जी को एज अ सिंगल सोर्स लेके चला जाए। जिस तरह आपने टैरिफ को रीथिंक करना है, मतलब अभी भी अगर आप इस टैरिफ में रहेंगे कि कीमतें बढ़ती हैं जैसे आप ज़्यादा बिजली बेचते हैं, वेयर योर प्रॉब्लम इज़ टू सेल मोर इलेक्ट्रिसिटी, आप गैस पाकिस्तान की बंद कर दें तो दिसंबर जनवरी में आपकी ये जो इस वक्त प्रॉब्लम आती है कि बिजली गिर जाती है, मतलब यू हैव टू टेक वेरी वेरी फंडामेंटल मेजर्स। फिर मैं कहता हूँ कि एक CTBCM है जो मार्केट मेकिंग है। मार्केट मेकिंग में पिछले एक डेकेड से सरकार में भी और आउट ऑफ सरकार भी सुनता हूँ, पर इट हैज़ टेकन अस 1 ईयर टू अगेन से कि हम ये करने वाले हैं, यू नो, रीथिंक, जबकि ये 10 साल से प्रोसेस चल रहा है। सो फंडामेंटली इसको ठीक करना जो है वो बहुत ज़रूरी हो गया है। ओके, सो फवाद साहब, ये जो खान कह रहे हैं कि आपको फंडामेंटली इन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी हो गया, आपकी क्या इस बारे में राय है? ज़रा आप बताइएगा कैसे हो सकती हैं, कितना वक्त लगना है सारे मामले में, और ये जो कंपेटिटिवनेस है उस पर क्या जो है वो असर पड़ेगा इस सारे रिलीफ के बाद? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह डॉक्टर साहब ने ये बात कही है, दिस रिलीफ is periodic in the sense कि ये 3 महीने की रिलीफ है. First of all, we have to understand, we don't know कि what the rate is going to be in July. और ये इसके parts भी हैं. It's not straight 7 rupee relief. I mean, there are parts to it as well. Secondly, क्या we have the infrastructure के सारी इंडस्ट्री गैस को छोड़ के क्या बिजली पे चली जाएगी? साउथ में KE does not have the infrastructure. KE does not have the grid. और KE, बहुत सारी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं उनके पास तो KE के कनेक्शंस भी नहीं है. A lot of companies जो जाती हैं KE के पास, KE कहती है कि हमें 2 साल लगेंगे और आपको इतने बिलियन रुपीस आप जमा करवाएंगे तो हम ये काम शुरू करेंगे. सो इट्स नॉट दैट सिंपल कि एवरीबडी विल मूव टूवर्ड्स electricity. It is a very good and a welcome step which the government has taken. They realize कि बिजली की कीमत ज़्यादा है, लेकिन I totally agree with डॉक्टर साहब कि जब तक structural reforms बिजली में नहीं आएंगे, जो अभी शुरू भी नहीं हुए, ये तो हमें मिल गए हैं बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, तेल की कीमत बाजार इंटरनेशनली कम हो गई है, लेकिन अगर हमने अपना काम नहीं किया तो ये दिस कैन नेवर बी लास्टिंग. सेकेंडली, गैस की जो प्राइस हमने पहुंचा दी है 4,300 रुपए पे, शॉर्ट टर्म में दिस वुड बी अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज. लेकिन व्हाट विल हैपन कि जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अदर सोर्सेज, स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी. दे वोंट गो टूवर्ड्स के. लेकिन फवाद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर इस 7.5 रुपए के रिलीफ को रिलायबिलिटी भी नहीं है पावर मेंटेन करती है गवर्नमेंट, तो क्या उस वक्त अगर ये 7.5 रुपए वाले जो रिलीफ है इसको मेंटेन करती है गवर्नमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड, तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? फॉर इंस्टेंस, अगर 1 साल तक करने की पोजीशन में आती है या 10 महीने अगले नेक्स्ट 10 डेज डाउन द लाइन आ जाती है, तो क्या होगा? सर जी मैं सर अगेन आप ये बात समझें कि अगर लेट्स से कि ये रिलीफ आ जाती है और उसके बाद भी मुझे बिजली 30 रुपए की पड़ती है, इफ़ आई गो टू रिन्यूएबल, अगर मुझे कैपेक्स दोनों जगह पे करना है, मुझे जाके अगर ग्रिड लगवानी है और या लाइन लेकर आनी है KE की, और उसकी बनिस्बत अगर मैं सोलर में या विंड में अगर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, और इवन अगर हम उस पर चले जाते हैं बायोमास पे, तो माई कॉस्ट ऑफ पावर कम्स डाउन टू ₹18 to 20. तो अगर मुझे जाना है तो मैं रिन्यूएबल पे जाऊंगा, KE पे नहीं जाऊंगा. What is government going to do with this power plants, and what is government going to do with this gas contracts? So government has जब तक ये infrastructure अपना, जब तक ये structural reforms नहीं करेंगे power पे as a whole energy sector, government का ये मसला ख़त्म नहीं होना. It might take 2 years down the road for big industries to move towards those things. Lekin after 2 years, a lot of industries will not be relying on government power because renewable is far cheaper than all these powers which are available. So government has a problem at its hand. अभी तो ठीक है, उन्होंने थोड़ा बहुत relief दे दिया, which is still not what we are looking for and not what we can compete with India and Bangladesh. राइट. सो ये इंडिया और बांग्लादेश का जिक्र फवाद साहब ने किया है. डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइएगा कि इंडिया का तो चले हमसे 3% कम है, हमारा ज़्यादा है, लेकिन ये जो बांग्लादेश और वियतनाम का हमसे भी टैरिफ रखा हुआ है, हम इसका क्या एडवांटेज ले सकते हैं? क्योंकि कंपेटिटर हैं हमारे इसी में, टेक्सटाइल में, गारमेंट्स की इंडस्ट्री में, दोनों पूरी दुनिया में हमारे कंपेटिटर हैं बड़ी मार्केट्स के अंदर. तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है? एक दूसरी चीज़ ये कि ये तो हम पिछले 2013 से ब्रीफिंग्स में सुनते हुए आ रहे हैं
जो है वो गवर्नमेंट्स बुला के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करती थी। अब आज 2025 है, तो वो उसके लिए हमें तो बहुत पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। बड़ा जिस तरह फवाद साहब कह रहे हैं, वो तो फिर रिन्यूएबल पे चले जाएंगे उतने अरसे तक जब तक आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे या बेहतर करेंगे। तो इसका क्या सोल्यूशन है? ज़रा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, फिर आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। सो यू हैव टू रिमेंबर कि इसको कि बांग्लादेश हमसे ज़्यादा है या वियतनाम ज़्यादा है। वियतनाम में तो ऑलरेडी उनके साथ एक निगोशिएशन कर रहे हैं कि हम उसको ज़ीरो आउट कर जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी अडेप्ट के एरिया में क्या हो रहा है। एक बात, सो इस पे नहीं रिलाई करना चाहिए कि उनका टैरिफ इस वक्त ज़्यादा आ रहा है तो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, बट आई थिंक वो मूव आउट भी कर सकता है वियतनाम इसमें से। फिर कंबोडिया, श्रीलंका, इन सब को देखें। दूसरी बात ये है कि देखें, बिजली की तो तंजीम नौ करनी ही पड़ेगी। ये डिस्कोस को छोटा करना पड़ेगा, रिटेल कंपटीशन बनाना पड़ेगा। कई जगह पे बिजली 45,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी है बेचने, इस वक्त लगी हुई सप्लाई साइड पे कैरी भी नहीं कर सकते 28-30 हज़ार से ऊपर, और विंटर्स में तो बिल्कुल ड्रॉप कर जाती है। अब इसका लाए अमल तो सामने आना पड़ेगा ना कि आखिर जो प्रोफेशनल्स हैं मिनिस्ट्रीज़ में, उन्होंने इसका क्या लाए अमल बनाना है। और दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्री को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि कॉटन उगाने की पाकिस्तान की 1/3 यील्ड्स हो कंपेयर टू चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया, और हम ये कहें कि हम कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान की लेबर की प्रोडक्टिविटी श्रिंकिंग हो ओवर द लास्ट 2 डेकेड, हम ये कहें कि हम दुनिया से कम्पीट कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान फर्म का साइज़ ना बड़ा हो रहा हो और हम ना निकल रहे हों, जिसे कहते हैं ओनर रन कंपनी से इनटू कंग्लोमरेट्स, तो हम कभी भी नहीं कम्पीट कर सकते इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। पाकिस्तान को डीरेगुलेट करना ये भी सरकार का काम है। अगर अब मैं सरकार पे आ जाऊँ, उसका क्या मतलब है? आसानियाँ पैदा करना, ये ठीक है, SIFC का एक पुश आ रहा है, बट एक ओवरऑल अगर आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स देखेंगे पाकिस्तान में, वो कम्बरसम भी हैं। फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, लोकल, इतने लेवल्स पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें से कैसे निकलना है, सेल्फ असेसमेंट पे कैसे जाना है, इसमें से ये सरकार का काम है। फिर सरकार का जो बहुत बड़ा काम है ना, वो ये कि पॉलिसी साजी को इतना अच्छा कर दे कि जो भी वो काम करे वो 2, 3, 5, 10 साल में रिजल्ट्स दिखाए। उसके लिए आपको बड़े प्रोफेशनल सेटअप्स बनाने पड़ेंगे। प्लानिंग कमीशन को थिंकिंग कमीशन बनाना पड़ेगा। हम हर वक्त पाकिस्तान की थिंकिंग को आउटसोर्स करके मुल्क को हमें नहीं चलाना चाहिए। जहाँ मैंने बहुत ओनर्स डाला है प्राइवेट सेक्टर पे, जो पॉलिसी साजी रेगुलेटरी स्टेट का और जो पॉलिसी साजी का काम है सरकार का, उसको बड़ा, जिसे कहेंगे ना, तनदही से करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन हैज़ नॉट बीन समथिंग दैट जिसको हम करना चाहते हैं, बट आखिर 15 साल से कर क्यों नहीं पा रहे। गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। इसका आपको जो सबसे बड़ी चीज़ नज़र आएगी ना, अरबों डॉलर की चीज़ें बेचना चाहते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सैलरी दे के make a privatization commission which is state of the art with the chairperson जो M&A, okay, you know, ये सब काम समझता हो। fair enough। आप कह रहे हैं प्रोफेशनल्स, और बेशक जो इन्वेस्ट करने वाली जगह है वो प्रोफेशनल्स पे इन्वेस्ट करके आपको थिंकिंग प्रोसेस को ऐसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने की ज़रूरत है कि जो स्ट्रक्चर डिलीवर कर सके, ना कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बने ना बने, लेकिन उन ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है जो उसकी प्लानिंग कर रहे होते हैं। फवाद साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस पर, और अगर आप इसका भी मुझे भी आप भी जवाब दे दें कि बांग्लादेश और वियतनाम से हमारा जो सारे वो कम्पीट करते हैं हमसे मार्केट में, कोई आपको फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है उनके पर टैरिफ ज़्यादा लगने? बिल्कुल देखें, अगर देखें, टैरिफ जो है ना, दिस इज जस्ट अ नंबर कैलकुलेटेड ऑन द डिफरेंशियल ट्रेड। दिस इज नॉट एन अल्टीमेट नंबर। ये सारा चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स एंड नेगोशिएटिंग पावर एंड हाउ फास्ट यू नेगोशिएट। सो ये 49 हो 29 हो डजंट मैटर एट दिस पॉइंट, ये सारे नंबर्स रिवाइज होंगे। डॉक्टर साहब ने जो बात की उस पर मैं ये बता दूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, अगर हमारा पावर वही हो जो दूसरों के पावर की कॉस्ट है, एनर्जी की कॉस्ट है, या हमारे पास दूसरी कॉस्ट हैं ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो ऑफ कोर्स आई मीन वी वुड ग्रो। हु डजंट लाइक टू ग्रो? वी ऑल वुड लाइक टू ग्रो। आप मुझे बता दें कि क्यों टेक्सटाइल सेक्टर में आज तक कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट नहीं आई? बिकॉज इट्स नॉट अ प्रॉस्परस फील्ड राइट नाउ, बिकॉज वी डोंट हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, वी डोंट हैव द राइट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर गवर्नमेंट ये प्रोवाइड कर दे, then the private companies will grow themselves. So I mean there is no science to it. So government has to just provide the basic level playing field with other countries. The rest can be done by the private companies. So टेक्सटाइल सेक्टर के पास क्या $8 अरब की मजीद गुंजाइश है आपके ख्याल में? बिल्कुल भी नहीं है $8 अरब की, लेकिन
3 से 4 अरब डॉलर्स हम डेफिनेटली कर सकते हैं। हम वैल्यू एड भी बहुत कर सकते हैं, विच वी आर नॉट डूइंग एज मच एज पॉसिबल। वी कैन गो गेट इनटू गारमेंट्स। हमारे पास ये कैपेसिटीज़ हैं, मौजूद हैं, हमें वैल्यू एड करने की ज़रूरत है। मगर अगेन कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज़ द राइट। अगर हमारी एनर्जी महंगी थी फॉर लास्ट 5 ईयर्स, तो आपने देख लिया कि कोई एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं आई है। अगर हमें लेवल प्लेइंग फील्ड्स मिलना शुरू हो जाती हैं, और अभी मौका है, आई थिंक दिस इज कंप्लीट रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रेड अराउंड द वर्ल्ड, एंड इफ वी miss out this golden opportunity, then we'll be left out again for 5 years. So we must make the best of it. Absolutely. We must negotiate to the best of our abilities. Absolutely right. फवाद अनवर साहब, चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल, डॉक्टर खाकान नजीब इकोनॉमिस्ट हैं, हमसे बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। ठीक बात है कि पाकिस्तान को भी कुछ टफ डिसीजंस करने होंगे, अपनी एडजस्टमेंट्स करनी होंगी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। वो फैसले करने होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका जैसा मुल्क टैरिफ्स लगा कर, चाहे वो ट्रेड वॉर करना चाहता है, चाहे वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करना चाहता है, ऐसे फैसले कर रहा है कि उसके मुल्क में एहतजाज भी हो रहे हैं, रिएक्शंस भी आ रहे हैं, रेजिस्टेंस भी हो रही है, बट उसके बावजूद वो अपने बेनिफिट को देख रहे हैं, उनको क्या सूट करता है। तो पाकिस्तान को भी के लिए भी आइडियल टाइम है कि ऐसे फैसले करें, वरना हमारे बहुत सारे फैसले जो है वो पॉलिटिकल बाइंडिंग्स की वजह से, पॉलिटिकल डिसीजंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। चाहे हमें पानी का मसला वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, चाहे हमें एनर्जी का मसला वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, चाहे हमें कोई रिफॉर्म्स करनी हो वो कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, कभी टैक्सेशन का मामला आता है तो एहतजाज धरने शुरू हो जाते हैं। सो ये बहुत सारी बेड़ियां जो पाकिस्तान के पैरों में पहनाई गई हैं, इससे जान छुड़ाने की ज़रूरत है और मुश्किल तरीन फैसले करने की ज़रूरत है, ताकि हम भी इस क्राइसिस से बाहर निकल सकें। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद एक और अहम मसला है पूरी दुनिया को जो इस वक्त दरपेश है। जमहूरी निज़ाम, डेमोक्रेसी खतरे में पड़ती जा रही है, और ख़तरे में पड़ने के साथ साथ बड़े बड़े मुल्कों और रियासतों के लिए चैलेंजेस खड़े हो गए। ब्रेक के बाद इस पर एक बहुत ही अहम गुफ्तगू होगी आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। दुनिया भर में कायम जमहूरी निज़ाम फेल हो चुके हैं, मज़ीद डिलीवर करने के काबिल नहीं रहे, और अगर खामियों को दूर करके जमहूरी निज़ाम को अवाम का हकीकी नुमाइंदा ना बनाया गया तो फिर दुनिया में हर तरफ एक और माहौल होगा, एक ऐसा निज़ाम होगा जो शायद इस वक्त लोग एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हों। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तज्ज़िया बरतानवी मैगजीन इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने पेश किया है। EIU 2006 से दुनिया भर में डेमोक्रेसी के अप्स एंड डाउन्स को मॉनिटर कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर हर साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट शाया की जाती है, जिसमें जमहूरी इंडेक्स पर ममालिक की रैंकिंग शामिल होती है। 2024 की रिपोर्ट भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें ख़ास तौर पर जमहूरी निज़ाम की खामियों को फोकस किया गया है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने खबरदार किया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के मसाइल टिपिंग पॉइंट पर आ गए हैं, और ये वाज़ेह हो गया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आम आदमी के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। अगरचे दुनिया की अक्सरियत अब भी जमहूरियत के तसलसल पर यकीन रखती है, लेकिन जनरली अवाम जमहूरी इदारों की कारकर्दगी से बुरी तरह मायूस है। जमहूरी इंस्टीट्यूशन से यह मायूसी इतनी फैल चुकी है कि अमेरिका, कनाडा और यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक और रीजन्स भी अब जमहूरियत के लिए महफूज तसव्वुर नहीं होते। इसकी क्या वजूहात हैं और असरात क्या पड़ने जा रहे हैं, ये सब एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम्स में हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले दुनिया में जमहूरियत का करंट स्टेटस और डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 की अहम हाइलाइट्स आपके सामने रखते हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 इस लिहाज से भी अहम है कि गुज़िश्ता साल दुनिया के 75 ममालिक में जनरल इलेक्शंस मुनक्किद हुए। दुनिया की तकरीबन 2.5 अरब आबादी इलेक्शन एक्सरसाइज से गुजरी है, लेकिन फिर भी दुनिया का एवरेज डेमोक्रेसी इंडेक्स डिक्लाइन की तरफ आया है। कुछ ममालिक तो हुकूमतों और रजीम्स की नौयत ही उनमें बदल गई है बिल्कुल मुकम्मल तौर पर। अमेरिका और फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक फुल डेमोक्रेसी से फ्लॉट डेमोक्रेसी की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल होने वाले जनरल इलेक्शंस में अक्रॉस द ग्लोब गैर मामूली एंटी इनकम्बेंसी व्यू ऑब्जर्व की गई है, जिसकी वजह से कुछ केसेस में मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ का सफाया हो गया है। कुछ केसेस में भारी मैंडेट वाली हुकूमतें सादा अक्सरियत भी हासिल ना कर सकी। इसकी क्या वजह है?
इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ये 75 साल से बरसरे इक़्तिदार हुक्मरान अशराफिया और उनके बनाए हुए सियासी निज़ाम की नाकामी थी जो आवाम को डिलीवर नहीं कर सका, जिसकी वजह से जमहूरी हुकूमतों की कारकर्दगी पर आवाम का एतमाद ख़त्म हो गया है। सियासी निज़ाम की फंक्शनिंग पर लोगों का एतबार नहीं रहा। दुनिया में हर जगह सियासी स्टेटस को के खिलाफ एक गुस्सा पाया जाता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स के हवाले से पॉपुलर डिसअफेक्शन का माहौल है। ये तमाम वो एक्सप्रेशंस हैं जो इस रिपोर्ट में पॉपुलर बैकलैश को बयान करते हैं। यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हुक्मरान और आवाम दोनों मुश्किल में हैं तो फिर इस सूरत हाल के बेनिफिशरीज कौन हैं? इसका जवाब भी इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर दिया गया है। इस सूरत हाल की सबसे बड़ी बेनिफिशरीज पॉपुलिस्ट पार्टीज़ और लीडर्स हैं जो दुनिया की कई ममालिक में पहले से कायम पॉलिटिकल ऑर्डर के खिलाफ अवामी एंगर को कैश करते हैं। इस पॉपुलर बैकलैश से जमहूरियत को क्या खतरात हैं? लेट्स हैव अ लुक एट द रिपोर्ट। दुनिया के कई जमहूरी ममालिक में जमहूरियत डिलीवर नहीं कर रही। ये बात एक अरसे से वाज़ेह हो चुकी थी। गुज़िश्ता एक दिहाई में पॉपुलिस्ट है उनका राइज देखने में आ रहा था कि 75 सालों से हुक्मरान मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ और उनका कायम करदा सियासी निज़ाम मिजरेबली फेल हो रहा था, आवाम को डिलीवर करने के काबिल नहीं रहा। मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ का वाइप आउट होना एस्टैब्लिश्ड पोलिटिकल ऑर्डर पर पब्लिक डिस्ट्रस्ट और ओवरऑल पॉपुलिस्ट सर्ज डेमोक्रेट्स फंक्शनिंग की अलामत और असरात भी हैं। पॉपुलिज्म इस डिसफंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का रिएक्शन है, ना कि सोल्यूशन, क्योंकि पॉपुलिस्ट के पास भी ज़्यादातर मसाइल का हल नहीं होता। आमतौर पर ज़्यादा बयानिया ही होता है। अहम बात जिसकी तरफ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तवज्जो दिलाई है वो ये है कि अगर आज इन मसाइल को फिक्स ना किया गया तो फिर उसके शदीद मनफी असरात निकलेंगे। दुनिया में जो ऑटोक्रेट्स हैं वो मजबूत होंगे और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वाले मज़ीद डीमोरलाइज होंगे। जमहूरियत को लहा कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और जमहूरियत को कैसे वर्केबल बनाया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ एंगल्स पर एक सीरीज़ की सूरत में आइंदा के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।